So we are starting with the chapter Age of Industrialization. Okay, so in this chapter, first of all, we'll be talking about these two pictures. This picture was published by E.T. Paul in 1900. What does it show? Okay, the heading of the picture was The Dawn of the Century. It shows how the new century, that is 1900, was dominated by the machines. So 1900 की ये पिक्चर है E.T. पॉल की. इसमें जो है वो एंजल ऑफ प्रोग्रेस को दिखाया हुआ है. ओके, बिल्कुल बीच में पिक्चर के ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस, और ये एक व्हील पर खड़ी है और व्हील के विंग्स है, ऐसे इसको दिखा रखा है. और इसके चारों तरफ डिफरेंट मशीन्स हैं, कैमरा है, रेलवे है, स्टीम इंजन है, प्रिंटिंग प्रेस है, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स हैं. तो मशीन के आने से ये सेंचुरी में एक बदलाव आ रहा है. ठीक है, ये सेंचुरी एक बदलाव लेकर के आ रही है. डॉन ऑफ दी सेंचुरी, नई सेंचुरी आई और चेंजेस लेके आई. मशीन्स और टेक्नोलॉजी को इसमें डोमिनेट करते हुए, ठीक है, मशीन और टेक्नोलॉजी को फैलते हुए दिखाया है. ठीक है, यानी जो आने वाली अब ये जो सेंचुरी है, ये मशीन्स और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी होने जा रही है, ऐसा इसको शो किया हुआ है. अब दूसरी पिक्चर यहां पर दिखाई गई है. अब ये जो दूसरी पिक्चर है, इसमें एक कंपैरिजन है. ठीक है, दो इमेजेस हैं, एक ऊपर की इमेज और एक ये नीचे की इमेज. ठीक है, दोनों में मैजिशियंस दिखा रखे हैं. ये जो ऊपर की इमेज है वो पुराने टाइम की, ओल्ड टाइम्स, ईस्ट, ओरिएंटल. ठीक है, पुराने टाइम में एक अलादीन दिखा रखा है यहां पे, जिसने एक हाथ में लैंप पकड़ा हुआ है और उसके मैजिक से ये एक पैलेस क्रिएट हो जाता है. ये पुराना टाइम था. और जो नया टाइम है, आज का टाइम जो है, यानी उस सेंचुरी का टाइम, 1901 में ये पब्लिश हुई थी. 18th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी की बिगनिंग में 1901 में ये पब्लिश हुई थी इमेज. इसमें जो सेकंड इमेज है नीचे वाली में, इसमें एक वर्कर दिखाया हुआ है जिसने मशीन को पकड़ा हुआ है. ठीक है, और यहां पर टावर्स दिख सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख सकती हैं, ब्रिजेस हैं, स्टीम इंजन है. तो एक जो मॉडर्निटी यानी मॉडर्न टाइम्स के आने का ये एक तरीके से ऐलान है कि मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं. नए मॉडर्न टूल्स की हेल्प से नया मैजिक, नया मैजिशियन, एक वर्कर जो कि ब्रिजेस बना सकता है, शिप्स बना सकता है, टावर्स बना सकता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना सकता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने इसी मैजिक के बारे में पढ़ना है, इसी हिस्ट्री पढ़नी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि इंडस्ट्री कैसे आई. बट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम से नहीं आया. ओके, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से नहीं आया, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिचुएशन कैसी थी और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे आई, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक पार्ट में हम बात करेंगे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके क्या इंपैक्ट थे इंग्लैंड में. ओके, और दूसरी पार्ट में इस चैप्टर के हम बात करेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब और कैसे हुआ और उसके क्या इंपैक्ट्स थे इंडिया पे. तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कंसेप्ट ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इस वर्ड को हम समझ लेते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो मींस प्री, बिफोर. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, प्रॉपर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उससे पहले कैसे प्रोडक्शन होती थी. ओके, कहीं पर भी हम देख सकते हैं, बट मेनली यहां पे अभी पहले फोकस हमारा इंग्लैंड का ही है, तो इंग्लैंड में ही देखेंगे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टाइम पीरियड था इंग्लैंड में, विच दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले का टाइम पीरियड है. ओके, सो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो कैसे प्रोडक्शन होती थी? होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती थी. होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग माने घरों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, और पुअर पीजेंट्स और
लैंडलेस पीपल इंग्लैंड में, दे नीडेड वर्क। और इंग्लैंड के अंदर जो बड़े सेंटर्स थे जहां पर प्रोडक्शंस होती थी, वहां पर गिल्ड्स का कंट्रोल था। गिल्ड्स क्या थी? ये ग्रुप ऑफ यू कैन से ट्रेडर्स थे, ग्रुप ऑफ आर्टिजियंस थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, जिन्होंने पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को और उसके रॉ मटेरियल्स को और उसके आगे प्रोडक्ट्स के बनाने के बाद सेल को अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो कोई भी नया पर्सन जो है वो उस फील्ड में, उस बिजनेस में एंटर नहीं कर पाता था। मान लो कैंडल्स बनाने का कोई बिजनेस है, तो उसके कैंडल मेकिंग के भी कुछ गिल्ड्स थे, एक ग्रुप था जिसमें कुछ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स ही रॉ मटेरियल सप्लाई, वर्कर्स की ट्रेनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग और फिर बाद में उसकी सेल को कंट्रोल करते थे। कोई भी नया बंदा, मान लो यश कैंडल बनाना चाहता है, तो उसको अलाउड नहीं था कि वो कैंडल बना पाए, गिल्ड ही अलाउ करता था, और गिल्ड बड़ी आसानी से अलाउ नहीं करता था। किंग ने गिल्ड्स को पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि वो कंट्रोल कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को। किंग के ऑर्डर्स के अंडर होता था। अब यश जैसे लोग, कुछ लोग मान लो कैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो वो क्या करते? दे स्टार्टेड गोइंग टू द कंट्री साइड, यानी वो गांव देहातों में जाने लगे। वहां पर पीजेंट्स जो हैं, जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, वो ऑलरेडी डिफिकल्ट कंडीशंस को फेस कर रहे थे, तो दे वर लुकिंग फॉर वर्क। तो ऐसे लोगों को ढूंढकर इन लोगों ने, जो कि बिजनेस में एंटर करना चाहते थे, मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना चाहते थे, लेकिन शहरों में गिल्ड्स की वजह से नहीं कर सकते थे, वो गांव में जाकर पीजेंट्स को पकड़ के उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मनाने लगे, उनको ऑफर करने लगे कि भाई तुम हमारे लिए कपड़ा बनाओ, तुम हमारे लिए काम करो। और ये पीजेंट्स तो हैप्पीली, बहुत खुशी से एग्री कर गए, यहां, क्योंकि वो खुद भी काम ढूंढ रहे थे, है ना। और हैंडमेड गुड्स की प्रोडक्शन घरों में इस तरह से हुआ करती थी, या इस तरह से प्रोसेस शुरू हो गया। अब कंट्री साइड में प्रोडक्शन क्यों शिफ्ट हुई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ट्रेडर्स ने क्या किया, इन पीजेंट्स को गांव देहातों में जाकर पैसा देना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उनके लिए गुड्स को प्रोडक्शन कर सकें। और एक्स्ट्रा इनकम किसको बुरी लगती है, तो पीजेंट्स ने भी हैप्पीली इसको एक्सेप्ट कर लिया। गॉट इट? नाउ इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंट्री साइड में, यानी गांव देहातों में, ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था, ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ये कैसे हो रही थी। इसके लिए हम कपड़े का, वूलन टेक्सटाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो सिटी से गांव देहातों में जाने लगे। कौन से ट्रेडर्स? जो टेक्सटाइल गिल्ड के बाहर रहकर काम करना चाहते थे, जो गिल्ड की वजह से इस बिजनेस में आ नहीं सकते थे, या वो गिल्ड का पार्ट तो थे लेकिन गिल्ड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। वो लोग शहरों से निकलकर गांव आने लगे, विलेजेस, और वहां पर जो वूल के ट्रेडर्स थे उनसे वूल खरीद कर इन्होंने आगे पीजेंट्स को देना स्टार्ट किया। जो वूल को क्या कहते हैं, भेड़ें चराने वाले लोगों से वूल को कलेक्ट करके इकट्ठा करते थे, उनको स्टेपलर्स कहा जाता था। दे वर कॉल्ड एज दी स्टेपलर्स, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये शहरों से गए हुए बिजनेसमैन हैं, ये स्टेपलर के पास जाते थे और स्टेपलर को बोलते थे कि भाई तुम मुझको वूल दे दो, तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो उससे वूल खरीद लेते थे। इस वूल को लेकर के फिर वो जाते थे किसके पास? स्पिनर के पास। गांव के अंदर क्या था कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स ने अलग अलग काम की स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे कर ली। कुछ लोग जो है स्टेपलिंग का काम करते थे, यानी जो भेड़े चराने वाले लोग थे उनसे वूल को कलेक्ट करके साफ सूफ करके उसके गठियां बना लेते थे, उसके ग्रुप्स बना लेते थे, ठीक है। इनको, ऐसे लोगों को स्टेपलर कहा जाता था। फिर एक कुछ हाउस होल्ड थे, कुछ घर थे जिन्होंने धागा बनाने की कला को में निपुणता हासिल कर ली थी, वो सीख गए थे उसको। कुछ थे वो कपड़ा बुनने में एक्सपर्ट हो गए थे। तो जो बिजनेसमैन था शहर से गया हुआ, उसका काम क्या था कि इन सब से बारी बारी रोटेशन में काम लेना। इस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन चलती थी। तो स्टेपलर के पास गया और उससे उन्होंने वूल ले ली। वूल लेकर के वो स्पिनर के पास चला गया, यानी धागा बनाने वाले के पास। फिर स्पिनर से जब धागा बन गया, वहां से धागा उठा करके, यानी उसको यान बोलते थे, धागा यानी यान, ठीक है। स्पिंडल्स उसके लिपटी हुई रोल्स जिसे कहते हैं धागे के, वूलन धागे को लेकर के वो किसके पास चला गया? वीवर के पास। वीवर कौन? जो कपड़ा बुनता था। तो कुछ हाउस होल्ड उसमें स्पेशलाइज कर रहे थे, तो वीवर्स के पास ले गया और वीवर ने जो है वो कपड़ा बना दिया, क्लॉथ बना दिया। क्लॉथ को लेकर के वो फुलर के पास चला गया,
ठीक है। फुलर कौन होता था? वो उसकी क्लीनिंग करके उसको प्रॉपरली पैक कर देता था, कपड़े को रादर पैक नहीं, बांध देता था, एक तरीके से लपेट देता था, उसको साफ करता था, उसको फिनिश करता था और उसको लपेट देता था। अब ये लिपटा हुआ कपड़ा लेकर के ये वापस शहर में आ जाते थे। यहां पे डाइंग यूनिट्स थे। डाइंग यूनिट्स यानी मरने वाले यूनिट्स नहीं, डाइंग यानी रंगने वाले यूनिट्स। ऐसे फैक्ट्रियां थी जो कपड़े को रंगते थे। अब इनको ये कपड़ा दे देते थे और डिजायर्ड अपने इच्छा के रंग में ये कपड़े को डाई करवाते थे। उसके बाद इसकी फिनिशिंग करके पैकिंग करके ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से लंदन में जो है वो फाइनली कपड़े की फिनिशिंग होती थी और फिर उसका एक्सपोर्ट हो जाता था। तो बड़े बड़े सिटीज से ऐसे बिजनेसमैन गांव देहातों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। इसी टाइम पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो स्टीम इंजन्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन है उसने फैक्ट्री सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी तक क्या है, जो भी प्रोडक्शन होती थी वो डिसेंट्रलाइज्ड अलग अलग हाउस होल्ड्स में हो रही थी। स्टेपलर, फिर उसके बाद स्पिनर, उसके बाद वीवर, फिर फुलर, फिर डायर, अलग अलग हाउस होल्ड्स में ये काम हो रहा था। एक ही छत के नीचे काम नहीं हो रहा था। तो नया फैक्ट्री सिस्टम फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट उसने स्टीम इंजन को यूज करके कॉटन मिल को डेवलप किया। ये एक भारी डेवलपमेंट थी। ओके, ही क्रिएटेड व्हाट इज कॉल्ड एज कॉटन मिल। ये जो है अब स्टीम इंजन को यूज करके कॉटन क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा मशीनरी था। ओके, इस डेवलपमेंट से हुआ ये कि जो क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था वो एक ही छत के नीचे हो गया। बड़ी सी एक फैक्ट्री बना ली गई और सारे स्टेप्स क्लॉथ को मैन्युफैक्चरिंग करने के एक ही छत के नीचे एक ही फैक्ट्री के अंदर होने लगे। इसके फायदे थे जो कि बिजनेसमैन को दिखने लगे। पहला फायदा कि काम पर बेटर सुपरविजन हो सकती थी, प्रोडक्शन प्रोसेस पर सुपरविजन बेटर हो सकती थी। उसका कारण क्या था कि पहले क्या होता था कि वूल उठा करके स्पिनर को दी, स्पिनर अपने घर में कैसे उस पर काम कर रहा है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा धागा तो नहीं यूज कर रहा, कोई दूसरी वूल तो नहीं यूज कर रहा, सेम वूल यूज कर रहा है नहीं कर रहा, उसको सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल था। उसको जाकर दे दिया करते थे, फिर जब वो धागा बना देता था फिर जाके उससे धागा लिया करते थे। तो ना टाइमली काम हो पाता था, ना उसकी क्वालिटी पे चेक रखा जा सकता था, सुपरविजन मुश्किल थी। एक ही छत के नीचे जो फैक्ट्री सिस्टम सेटअप हुआ तो अब सुपरविजन ज्यादा आसान हो गई, क्वालिटी पे भी ज्यादा कंट्रोल आ गया, सुपरविजन आसान हो गई, क्वालिटी पे कंट्रोल आ गया और लेबर जो है प्रॉपर रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करने लगी। ठीक है, तो इसके ये फायदे थे फैक्ट्री सिस्टम के। तो बिजनेसमैन को ये सिस्टम बहुत पसंद आने लग गया क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ने लगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होने लगी। इन दोनों ही प्रोसेस से इन बिजनेसमैन का लाभ हो रहा था, फायदा हो रहा था, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी तेजी से इंग्लैंड में फैली हम इसको देख लेते हैं। अगर हम ये बोलें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी पूरे इंग्लैंड में फैल गई, इंग्लैंड में आ गई, तो ऐसा सोचना हमारा ठीक नहीं होगा। जरूरी नहीं था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से फैली। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो फैली। रीजन क्या था? शुरू में एक इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज के लिए ही ये मशीन्स जो स्टीम इंजन पे चलती थी वो बनाई जा पाई, जैसे कॉटन एंड आयरन एंड स्टील। ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पर स्टीम इंजन को यूज करके फैक्ट्री सिस्टम सेटअप किया जा सका। ठीक है, बाकी सारी चीजें अभी भी इंग्लैंड में हाथों से बनाई जाती थी, हैंडमेड थी। सिर्फ 20% लेबर प्रॉपर फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। 80% वर्कर्स अभी भी होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसी तरीके से काम करते आ रहे थे। ओके, अब अपने होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी इन लोगों ने कई इनोवेशंस की जिससे कि ये फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन को कंपीट करने लग गए। जब उन्होंने देखा ना कि भाई फैक्ट्री में प्रोडक्शन तेजी से हो पा रही है, मशीनरी के थ्रू हो रही है, तो उन्होंने अपने प्रोसेसेस को भी इंप्रूव किया। तो उन्होंने खुद भी इनोवेशंस की। ठीक है, और इससे क्या हुआ, दे वर एबल टू क्रिएट मोर सप्लाई। वो खूब सप्लाई माल की अपनी इनोवेशन से कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो शुरू में ये मशीन्स बनाई गई स्टीम इंजन की, ये महंगी थी, तो हर बिजनेसमैन, हर मैन्युफैक्चरर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरा, ये खराब भी हो जाती थी और इनको ठीक करवाने की कॉस्ट भी बहुत भारी आती थी।
तो अफोर्ड इसको कर पाना हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं था। इसकी मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव थी। इस वजह से शुरू में ये जो मशीन्स थी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, उसको स्प्रेड होने में काफी टाइम लगा। ओके, अब इंग्लैंड में गुड्स दो तरह से बनने लग गए। हमने देख लिया क्या, कुछ गुड्स हैंडमेड थे, काफी रादर, कुछ मैं बोल रहा हूं रादर, काफी गुड्स जो है वो हैंडमेड बनते थे, और कुछ ऐसे थे जो मशीनों से बनते थे, इंडस्ट्री में बनते थे। ठीक है, हैंडमेड गुड्स को इनिशियली ज्यादा प्रेफर किया जाता था, हैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज्यादा प्रेफर किया जाता था इनिशियली, शुरू में। ओके, कारण क्या था? ज्यादातर गुड्स इंग्लैंड के अंदर सीजनल डिमांड के होते थे। ठीक है, दे वर डिमांडेड एज पर द सीजन। ओके, जैसे क्रिसमस या फेस्टिव टाइम के दौरान वेरियस गुड्स की रिक्वायरमेंट या डिमांड बढ़ जाती थी। ठीक है, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाकर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुड्स की डिमांड सारा साल नहीं होती थी, पूरे साल भर नहीं रहती थी। गुड्स की डिमांड फेस्टिव सीजन के दौरान, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड फेस्टिव सीजन के दौरान ही ज्यादा होती थी। तो वो ज्यादा प्रेफर ये करते थे कि भाई जब डिमांड ज्यादा है तब वर्कर्स को हायर कर लो, उनसे हाथों से गुड्स बनवाओ, और उसके बाद जब डिमांड नहीं है तो उनकी छुट्टी कर दो। इससे खर्चा कम आता था। ओके, तो वो चीपली और फ्लेक्सिबली लेबर को हायर कर सकते थे। अगर वो फैक्ट्री लगा देते तो पूरे टाइम उनको लेबर को हायर करके रखना पड़ता, मशीन पे भी पैसा लगता, उसको चलाना भी पड़ता, डिमांड नहीं होती तो फिर बंद रखना पड़ता, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे वेस्ट होते। ठीक है, मशीन्स जो है वो कॉस्टली थी, उनको कंटिन्यूअसली रन करना जरूरी था, तभी उससे प्रॉफिट आ सकता था। अगर उसको सीजन के अकॉर्डिंग चलाते तो बहुत महंगा पड़ता वो उसको। ठीक है, इसके अलावा शुरू में जो मशीन्स थी वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, यानी स्टैंडर्डाइज्ड एक ही जैसे गुड्स की प्रोडक्शन कर सकती थी, ज्यादा वैरायटी के गुड्स की प्रोडक्शन वो नहीं कर पाती थी। जैसे इंग्लैंड के अंदर करीब करीब 70-80 तरह की तो कुल्हाड़ियां अलग अलग शेप्स की बिका करती थी। अब मशीन जो है वो एक या दो डिजाइन की कुल्हाड़ी बना सकती थी, एक बार में जो बनाएगी तो एक ही तरह की बनाती जाएगी। आपने देखा मशीनें तो ऐसे बनाती हैं, एक ही तरह की चीज रिपीटेडली कंटिन्यूअसली बनाती हैं वो, है कि नहीं? जबकि कुल्हाड़ियों की डिमांड तो है वो अलग अलग वैरायटीज की थी। तो एज पर द डिमांड हैंडमेड कुल्हाड़ियां बन सकती थी, जिस भी डिजाइन के, जिस भी तरीके की कुल्हाड़ी चाहिए उसका ऑर्डर लिया और 2-4 दिन में उसको बनाकर दे दिया। इस तरह से काम होता था, तो मशीनों की इतनी जरूरत नहीं थी उस टाइम पर। ओके, और रिच और एरिस्टोक्रेटिक पीपल जो है वो मशीन की बने हुए गुड्स को जो है वो लो क्वालिटी, लो एंड का मानते थे। उनकी नजर में हैंडमेड गुड्स जो है वो स्टाइलिश, जैसे आज भी लग्जरी गुड, कोई अगर लग्जरी शूज की कोई ब्रांड है तो वो हैंडमेड शूज बनाते हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के वो जूता ही बिक जाता है ना, उसकी ज्यादा कीमत लगाई जाती है जो हैंडमेड है। हाँ, अगर हम लेडीज का ड्रेसेस की भी बात करें तो जो हैंड से कढ़ाई हुई होती है उसकी बात ही कुछ और होती है ना, पेंटिंग भी हो गई या कढ़ाई हो गई, मैंने एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गई, तो उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो जो एरिस्टोक्रेटिक रिच पीपल थे वो एक्सपेंसिव हैंडमेड गुड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे। तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी तरफ अपना ध्यान लगाते थे कि भाई हम ऐसे गुड्स बनाएं जो कि ये रिच पीपल या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आसानी से परचेज कर लें। वर्कर्स की लाइफ कैसी थी अब हम देख लेते हैं। कंपैरिजन तो देख लिया हमने इंडस्ट्री का और हैंडमेड गुड्स का। वर्कर्स की लाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ कैसी थी, इसको हम अगर इस पे नजर मारें तो वर्कर्स की कंडीशन तो पुअर ही रही। ठीक है, वेजेस काफी कम थी, लेबर फोर्स ज्यादा थी, वर्कर्स मार्केट में ज्यादा थे और काम कम था और वो भी रेगुलर नहीं मिलता था। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स गांव देहातों को छोड़कर शहरों में काम ढूंढने के लिए आने लगे, इस उम्मीद में कि शहर में उनको काम मिल जाएगा, फैक्ट्रियां लग रही हैं शहर के अंदर तो शहर में उनको काम मिल जाएगा। लेकिन लिविंग कंडीशंस यहां पर पुअर थी, क्योंकि इनके पास पैसा तो होता नहीं था, तो कहीं ब्रिजेस के नीचे वो रह रहे हैं, कहीं सड़कों में रह रहे हैं, कहीं इधर उधर जो है वो झुग्गियां बना करके रह रहे हैं। अब इंग्लैंड जो है वो ठंडा देश है, सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी हार्श डिफिकल्टीज को इन वर्कर्स को फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो इनके रहने के लिए बहुत जगहों पे नाइट रेफ्यूजी कैंप्स अथॉरिटीज ने या जो
फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं यानी जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उन्होंने सेटअप कर दिया कि भाई ये बेचारे गरीब लोग वहां से बाहर से आ गए हैं, उनको अकोमोडेशन की इतनी दिक्कत हो रही है, बाहर बर्फ पड़ रही है, तो ये तो मर जाएंगे बेचारे। इनको बचाने के लिए, इनको एक सुरक्षित स्थान सेफली रहने के लिए इन्होंने नाइट रेफ्यूजी कैंप्स सेटअप कर दिए, ठीक है, या कैजुअल वार्ड्स भी बोलते हैं जो सरकार ने सेटअप किए, ठीक है। तो नाइट रेफ्यूजी कैंप्स एंड कैजुअल वार्ड्स, इनको सेटअप किया गया इन वर्कर्स के लिए, किन के लिए, जो कि गांव से आ गए थे शहरों में काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अब वेजेस धीरे धीरे वर्कर्स की बढ़ी, लेकिन तब भी उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो कीमतें थी वो वेजेस से कहीं ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इनकम बढ़ जाने के बाद भी उनकी कंडीशन पुअर की पुअर रही, क्योंकि चीजों की कीमतें, खाने पीने की चीजों की और दूसरी चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अगर सैलरी बढ़ भी जाती थी तो वो पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि कीमतें बढ़ जाती थी इन द मीन टाइम। अगर सैलरीज बढ़ रही हैं तो कीमतें उनसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी, ठीक है। अब मशीन्स जब आ गई और धीरे धीरे मशीन्स एक्सेप्ट हो गई और फैल गई इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वर्कर्स की तो कंडीशन और दिक्कत में आ गई, क्योंकि हमने देखा पहले ही काम कम था और वर्कर्स लेबर फोर्स ज्यादा थी। अब जो है मशीनों के आने से बहुत सारा काम मशीनों का, लेबर का मशीनें करने लग गई। जैसे स्पिनिंग का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन बनाई गई जिसकी मदद से 10 वर्कर्स का काम एक वर्कर से हो जाता था। एक वर्कर एक स्पिंडल को बनाता था, धागे के यान को बनाता था, स्पिनिंग मशीन स्पिनिंग करके। अब जो है ये स्पिनिंग जेनी के आने से क्या हुआ कि एक ही वर्कर 10-10 स्पिंडल्स यानी 10-10 गोले धागे के एक ही बार में बना पाता था। तो 10 वर्कर्स का काम एक ही वर्कर करने लग गया मशीन की मदद से। तो इससे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई, खास तौर पर विमेन फोक जिनको काम फैक्ट्रियों में, इन हाउस होल्ड वर्क में मिलता था, सबसे ज्यादा जो है इनका काम का नुकसान हुआ, ठीक है। दे लॉस्ट देयर जॉब, स्पिनिंग जेनी के आने से ऐसा हुआ।